हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुड लक पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। और संज्ञा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे, ताकि आप उस वीडियो का समय से लाभ उठाते रहें। और यदि यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि नाम ही संज्ञा है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार यहाँ पे बता देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, स्थान, गुण, अवस्था, वस्तु अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, रामायण, गेहूँ, सोना, बचपन आदि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नाम हो तो उसे संज्ञा का दर्जा मिल जाता है। मतलब नाम ही क्या है? संज्ञा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने दिया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बताया है हमने कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, अर्थात संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहले नंबर पे जो आती है वह है जातिवाचक संज्ञा, और दूसरे स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, और तीसरे स्थान पे हमने द्रव्यवाचक संज्ञा को लिया है। इसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। और चौथे नंबर पे हमने लिया है समूहवाचक संज्ञा को, और 5वें नंबर पर स्थान दिया है भाववाचक संज्ञा को। यही 5 संज्ञा हमको इस वीडियो में पढ़ना है, और हम आपको बताएंगे कि कैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बनती है, या फिर कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका क्या है। तो आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिए। यदि आप वीडियो से जुड़े कोई अपने राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले स्थान पे हम जातिवाचक संज्ञा को लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा को कह रहा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, ग्रंथ, देश आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संज्ञा में कह रहा है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के जाति का बोध हो। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में मनुष्य, मतलब यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया है, जैसे राम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, गाय, भैंस, या फिर ऐसे कोई भी नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर केवल एक मनुष्य कह दिया। तो मनुष्य में क्या क्या आ जाएगा? पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब आ जाएंगे। तो इसलिए यह मतलब मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। पर्वत यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर किसी हिमालय, रॉकी, एंडीज जैसे अरावली, इन सब पर्वतों का नाम नहीं दिया है। केवल यहाँ पर क्या दे दिया है? पर्वत दे दिया है। तो इसका मतलब कि यह पर्वत जाति का बोध करा रहा है। मतलब ये सभी पर्वतों का समूह, मतलब पर्वत जो है उनकी जाति का यह बोध करा रहा है कि इस के अंतर्गत हिमालय, रॉकी, एंडीज एवं अरावली, जो सारे जो जितने भी पर्वत हैं हमारे इस पृथ्वी पर, उन सबके यह समूह को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से है ग्रंथ में जो है वह किसी पार्टिकुलर एक ग्रंथ का नाम नहीं बता रहा है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, इन सब का नाम नहीं बता रहा है, लेकिन यह उनकी जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि वह उस जाति से रिलेटेड हैं। जितने भी है रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब जो है वह एक ग्रंथ है, लेकिन यह किसी का नाम नहीं बता रहा है। केवल यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह ग्रंथ। तो मतलब ग्रंथ जो है एक जाति का बोध करा रहा है। उसी तरह से देश में भी यह किसी देश का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पर केवल देश बता रहा है। यदि यहीं पे कहता कि भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या हो जाता? वह व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर किसी देश का नाम नहीं लिया है, किसी राष्ट्र का नाम नहीं लिया है, केवल यहाँ पर देश कहा गया है। तो इसका मतलब कि यह जातिवाचक संज्ञा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, दूसरे स्थान पर हमने लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह रहा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द आते हैं या फिर वे नाम आते हैं जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है राम। तो राम से क्या लग रहा है कि कोई 2 व्यक्ति है? नहीं ना,
यहाँ पर यही प्रतीत हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है। इसी तरह से यहाँ पर दिया है प्रयाग, प्रयाग से भी क्या लग रहा है कि कोई दो स्थान है या किसी दो व्यक्ति का नाम है, नहीं, कोई एक स्थान, इससे यही लग रहा है। तो यहाँ पर यह दोनों नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस तरह से काशी और रामायण भी है, मतलब जो भी नाम आएंगे और वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष या कोई वस्तु विशेष के नाम हो तो वह क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर आगे देख लेते हैं, तीसरे नंबर पे हमने लिया है द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होता है। कह रहा है कि जिस वस्तु का माप तौल किया जा सके तथा उसकी कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको समझना बहुत ईजी होता है। आपको जब भी पूछा जाएगा कोई, मतलब मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे दिए गए जिसमें से एक ऑप्शन जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो, तो आपको कैसे उसमें से पहचानना है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको यह देखना है कि आप यह देखिएगा कि वह वस्तु जो है क्या उससे हम दूसरी वस्तु को बना सकते हैं या फिर उसका माप तौल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दूध दिया जाए और दूध से आप क्या बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं या फिर उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो दूध क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर दिया है घी को भी आप क्या करते हैं, दूसरी चीज़ बना सकते हैं, उससे मिठाई बना सकते हैं, उससे पूड़ियाँ छान सकते हैं, तो इसलिए यह घी भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूध का एग्जाम्पल हम आपको बता ही चुके हैं। सोना से भी आप क्या करते हैं, सिक्के बना सकते हैं, उससे गहने बना सकते हैं, जेवर बना सकते हैं, तो सोना भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से चांदी है, गेहूं से भी क्या बनाते हैं आप, रोटी बनाते हैं, उससे अच्छे अच्छे पकवान बना लेते हैं। तो जो भी, मतलब आपको यही देखना है कि क्या जो वस्तु दी गई है, जो नाम दिया गया है, उस वस्तु से हम क्या कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक ना। तो हमेशा आपको यही देखना है कि जो वस्तु का नाम दिया गया है क्या हम उसे दूसरी वस्तु बना सकते हैं या फिर उसका माप तौल किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो वह क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, चौथे नंबर पे हमने लिया है समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा को भी पहचानना बहुत ईजी होता है। समूहवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष जाति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द से यह आपको पता हो कि वह कोई समूह है, वह किसी विशेष चीज का समूह है, तो वह क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे सेना, सेना जो होती है वह क्या है, वह समूह है। बटालियन जो होती है सेना, वह क्या होते हैं, वह सैनिकों का समूह होता है। यदि वहीं पे कहा जाए सैनिक, तो सैनिक जो होगा वह समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। लेकिन सेना जब कह दिया जाए तो सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उस तरह से वर्ग, वर्ग जो है वह क्या है आपका एक, जैसे सेक्शन आप इंग्लिश में कहते हो सेक्शन, तो सेक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। वर्ग मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप में बहुत सारे, मतलब बच्चों का ग्रुप हो सकता है या किसी वस्तु का ग्रुप हो सकता है क्या, या फिर किसी भी चीज का वर्ग हो सकता है। ठीक, तो यह भी क्या कर रहा है, एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर मेला, मेला भी क्या है, मेला जो है पशुओं का मेला हो सकता है, ठीक, या फिर बच्चों का मेला हो सकता है, या फिर मतलब मनुष्य आदमी जाति का मेला हो सकता है। तो वह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यह एक समूह है, यह एक ग्रुप है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस तरह से चाबी का गुच्छा, तो चाबी का जो गुच्छा होता है उसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, उनका समूह बनाती हैं, तो इसलिए उसे चाबी का गुच्छा कहा जाता है। तो यह भी क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसी तरह से आता है गुलदस्ता, गुलदस्ता में भी फूलों का जो होता है ग्रुप होता है, तो उसे भी क्या हम कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे। तो आगे देख लीजिए दोस्तों, अंतिम जो हमारी संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा। इसमें कह रहा है कि जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों का बोध होता है, जिससे उसके रंग रूप का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें यही कहा गया है कि जिससे हमें वस्तु का या किसी व्यक्ति का या किसी चीज का भाव गुण या उसके विशेषता का पता चलता है, वह क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा में जो वे शब्द आते हैं जिनसे यह महसूस होता है कि हम उसको छू नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, ठीक, तो वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, इसमें यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि
भाववाचक संज्ञा को पहचानने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि इसके शब्दों में कुछ प्रत्यय लगे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जो शब्द होते हैं उसमें कुछ प्रत्यय जुड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़ाई दिया है, ममत्व दिया है, बचपन दिया है, घबराहट दिया है, सजावट दिया है। तो जो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द होते हैं उसमें ई, त्व, पन, हट, वट अंत में जुड़ा रहता है। ठीक, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, ई, त्व, पन, हट, वट जैसे प्रत्यय इसके शब्दों में अंत में जुड़े रहते हैं। ठीक ना, तो प्रत्यय सभी को पता है कि जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं, वे शब्दांश होते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्दांश हैं जो इसके अंत में जुड़े रहते हैं, तो यह भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हो कि लड़ाई को हम देख सकते हैं लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं और उसको छू नहीं सकते हैं। उस तरह से ममत्व है, ममता को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। माँ की ममता को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। बचपन को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है लेकिन उसको कोई छू नहीं सकता। उस तरह से घबराहट होती है तो क्या आप उसको छू सकते हो, नहीं, केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ हमें घबराहट हो रही है। उस तरह से सजावट को भी आप क्या करते हो, देखते हो, महसूस करते हो कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप मतलब पूरी सजावट को एक साथ टच नहीं कर पाते हो। इस तरह से हवा भी होता है, तो हवा भी क्या है, भाववाचक संज्ञा ही है, क्योंकि हवा को भी आप टच नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, केवल देख सकते हो, देख नहीं सकते हो, केवल उसको महसूस कर सकते हो। सॉरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तब तक के लिए गुड लक।